प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 पाठ्य पुस्तकें लागू की हुई है, जिनमें एक नाटक है रक्त ध्वज, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी के द्वारा रचित, और दूसरी आपकी एक पाठ्य पुस्तक है एकांकी संग्रह, जिसमें 6-7 एकांकियाँ संकलित हैं, 6 एकांकियाँ, और तीसरी पाठ्य पुस्तक है निबंध संग्रह, जिसमें 10-11 निबंध संकलित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों पाठ्य पुस्तकों यानी इन तीनों विधाओं के उद्भव और विकास, प्रमुख प्रकार, तत्व आदि की विषय वस्तु पर पाठ्यक्रम पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन कर लिया, और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपकी एकांकी संग्रह की पाठ्य पुस्तक को आरंभ किया था, जिसमें प्रथम एकांकी और द्वितीय एकांकी, दूसरी दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, और पहली एकांकी उपेंद्र नाथ अस्की के द्वारा रचित, इन दोनों का हमने अध्ययन कर लिया। पहली एकांकी जो थी वो नया पुराना एकांकी उपेंद्र नाथ अस्की के द्वारा रचित, दूसरी दीपदान राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित, और तीसरी एकांकी का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पंडित उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा रचित बीमार का इलाज। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले भट्ट जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व और उनके एकांकी की विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। भट्ट जी मुख्यतया सामाजिक नाटककार हैं, सामाजिक एकांकीकार यानी रचनाकार हैं। समाज को विषय वस्तु बना करके उन्होंने रचनाएं लिखी। उनका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से 1940 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रश्न आदि उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। तो ये सारे के सारे एकांकी संग्रह हैं, और इन्हीं शीर्षकों के नाम से उन्होंने अपनी एकांकी भी लिखी। तो प्रतिनिधि एकांकी के आधार पर उस एकांकी संग्रह का नामकरण लिया गया है। इन्होंने अपने एकांकियों में वर्तमान समाज और आधुनिक जीवन में उठने वाली विविध समस्याओं तथा उनके संघर्षों, कुरीतियों, आडंबरों, अनाचार, अंधविश्वास तथा आर्थिक संकट और कष्टों का चित्रण उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी नाटक रचना का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सत्य उपदेश देना भी स्वीकार किया है। एकांकी नाटक लिखते समय मेरी प्रवृत्ति जीवन विश्लेषण की ओर अधिक रही है, यह उनका कोटेशन है। मैं मानता हूँ नाटक केवल मनोरंजन नहीं है, वह उसके साथ ही जीवन का वर्णन भी है। यानी एक तरह से जीवन का दर्पण ये नाटक है, और उसमें एक तरह से जो मनोरंजन के साथ साथ जो सत्य उपदेश देना भी जीवन के प्रति एक कर्तव्य इन्होंने अपना माना। तो भट्ट जी के प्रसन्न, कटु, व्यंग्य न होकर के निर्मल हास्य के उदाहरण भी हैं। उनके एकांकियों के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है, वे प्राचीन संस्कारों का आदर्श लेकर के नवीन यथार्थ के प्रति एक जागरूक लेखक रहे हैं। उनमें मानव के प्रति सहज निष्ठा, जीवन के प्रति सच्चा अनुराग और उस निष्ठा तथा अनुराग को मूर्त रूप देने की लगन भी उनमें विद्यमान है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये कथन लिखा है। भट्ट जी ने रेडियो तथा रंगमंच इन दोनों के लिए एकांकी लिखे हैं, रंगमंच के लिए भी लिखे हैं और रेडियो एकांकी भी इन्होंने लिखे हैं। भट्ट जी की सबसे बड़ी देन उनके भावनाट्य हैं। भट्ट जी ने अपने चरित्रों के बारे में लिखा है कि मेरे नाटकों में चरित्र के अनुसार घटनाएं होती है, घटनाओं के अनुसार चरित्र नहीं होते हैं, तथा मेरे सामाजिक तथा हास्यमूलक नाटकों के पात्र या तो मेरे मित्र हैं या वे लोग
जिन्हें मैंने बहुत नज़दीक से यानी करीब से देखा है, परखा है, साथ में रहा हूँ, तो सभी पात्र एक तरह से परिचित हैं, जाने माने सुने हुए हैं। उनकी दुर्बलताएं, उनकी कमियां, उनकी कुरूपताएं खुल करके लेखक ने एक तरह से व्यक्त किए, तो उनकी दुर्बलताएं, कुरूपताएं उनकी एकांकियों में खुल करके व्यक्त हुई हैं। लोगों के घर चाय पीते, बातें करते, हंसी मजाक करते मैंने उन्हें और उनकी पत्नियों, बहनों, माँओं को अपने नाटकों का पात्र बनाया है, यानी अपने मित्रों के साथ या जिनको लेखक ने करीब से देखा है, नज़दीक से देखा है, उन सभी के साथ में हंसी मजाक करते, चाय पीते, बातें करते और उनकी पत्नियों, बहनों, माताओं के साथ में नाटक को एक तरह से उनका सबका पात्र इन्होंने चुना है। तो ऐसे ही घरेलू, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन की कहानियाँ इन्होंने ली हैं, प्रसंग इन्होंने लिया, कथा वस्तु चुनी है और अपने हिसाब से उनमें एक तरह से प्रेरक संदेश प्रस्तुत किया है। तो इसी तरह का एक सामाजिक एकांकी हमारे सामने है, सामाजिक समस्याओं से ये उत्प्रेरित है। बीमार का इलाज एकांकी इनके द्वारा लिखी हुई है, इसका शीर्षक है बीमार का इलाज। सामाजिक समस्याओं पर हृदय स्पर्शी एकांकी लिखने वाले उदय शंकर भट्ट का बीमार का इलाज एक प्रतिनिधि एकांकी हैं कि एक बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए पारिवारिक सदस्य किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। कुछ परंपरागत चीज़ें अपनाते हैं, कुछ नई आयुर्वेदिक चीज़ें, कुछ एलोपैथिक चीज़ें, कुछ झाड़ फूंक, पंडित आदि पे, ओझा वगैरह में विश्वास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बीमार का जो इलाज है कितनी विधियों को अपना करके किया जाता है, एक तरह से दिखावा है, आडंबर है। और इसके ऊपर व्यंग्य करते हुए उन्होंने जो बीमार व्यक्ति है वो इन इतने सारे इन डॉक्टरों को और इन उपचारों को देख करके स्वयं बीमार हो जाता है, एक तरह से अत्यधिक बीमार हो जाता है। वो किसकी सुने, किसकी करे, कौन सी दवा ले, कौन सी नहीं ले, इस असमंजस में है। तो वो कह रहा है कि मैं स्वतः ही ठीक हो जाऊंगा, किसी की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये सब दिखावे आडंबर है। इनको ये ऐसी मानसिकता की कटु आलोचना करते हुए इसका तार्किक वर्णन लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो देखिए बीमार का इलाज उनकी एक प्रतिनिधि रचना है। इस एकांकी में भट्ट जी ने हमारी मानसिकता का बड़ा ही तार्किक वर्णन किया। हमारी कैसी मानसिकता होती है समाज की, कि जब कोई बीमार हो जाता है तो पहले प्राथमिक उपचार क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या और कौन कौन से घरेलू उपचार हम करते हैं, उन सभी का वर्णन इसमें है। स्वभाव से हम कुछ नहीं जानते हुए भी सर्वज्ञ बनने का प्रयास करते हैं। हम कुछ जानते नहीं उस बीमारी के बारे में, फिर भी बहुत ज्ञाता बनने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक तरह से विडंबना है और उसको लेखक ने इसमें उजागर किया है। तथा अपनी रुचियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम कभी नहीं थोपनी चाहिए रुचियाँ। बीमार को उसकी रुचि के अनुसार वाले ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें भी अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य को अंजाम देना चाहिए, कार्य करने चाहिए। लेकिन इस एकांकी के जो पात्र हैं वो बीमार व्यक्ति पर अपने अपने उपचार थोपते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न बीमारियों के विषय में हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है और वही उसकी दृष्टि में पूर्ण है। भले ही हम स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानते हों, पर हर बीमारी का इलाज हमारे पास मौजूद है। इस एकांकी में एक परिवार में कांति नाम का एक मित्र, यानी कांति नाम का एक जो मित्र है विनोद, कांति का मित्र, कांति एक व्यक्ति, एक लड़के का नाम है और दूसरे का नाम विनोद है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो यहाँ एक परिवार जो है उसमें जो कांति जो लड़का है उसका एक मित्र विनोद, वो कांति के गांव में घूमने की गरज से दिल्ली से यहाँ आता है, किंतु आते ही उसे बुखार आ जाता है, यानी वह बीमार हो जाता है। कांति गांव जाने के लिए तैयार है, यानी वह गांव जाना चाहता है क्योंकि उसे वहाँ आवश्यक कार्य से बुलाया गया है। कांति होम्योपैथिक एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर नानक चंद, जिनका सुझाव दे करके, यानी मेरे मित्र विनोद को डॉक्टर नानक चंद को दिखाने का सुझाव दे करके वो चला जाता है। तो चंद्रकांत जो कांति के पिता हैं, वो कांति चंद के पिता हैं एक तरह से, तो डॉक्टर गुप्ता को बुलाते हैं क्योंकि उनका विश्वास, चंद्रकांत का विश्वास डॉक्टर गुप्ता पर है। और चंद्रकांत की जो पत्नी
यानी कांति की माता सरस्वती मंदिर से पंडित जी को बुला करके विनोद का मार्जन कराती है, वो इसी पे विश्वास करती है। पंडित जी मंत्र की ताकत की बात करते हैं और इसी समय डॉक्टर गुप्ता भी आ जाते हैं और विनोद को देखते हैं। तभी कांति की बहन शांति के साथ, यानी कांति की एक बहन है जिसका नाम है शांति, के साथ में वैद्य हरिचंद आ जाते हैं और वे विनोद को देखते हैं। पर डॉक्टर गुप्ता के आने पर वे नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं। चंद्रकांत वैद्य जी को मूर्ख मानते हैं। घर का नौकर झाड़ फूंक द्वारा विनोद का इलाज कराने का प्रस्ताव देता है और ओझा को बुलाने को कहता है। इसी तरह के प्रयोग विनोद के साथ, यानी जो बीमार व्यक्ति है विनोद, उसके साथ नए नए प्रयोग होते हैं। तो विनोद घबरा जाता है। वे किसी की दवा न लेने की बात कहता है कि मैं किसी की भी दवा को नहीं लूँगा। घर वालों की हालत देख करके डॉक्टर कहता है कि इस घर के सभी लोग बीमार हैं। यानी कहने का तात्पर्य वो अपने अपने उपाय और अपने अपने उपचार और अपने अपने आस्था के अनुसार विनोद बीमार जो व्यक्ति उसके उपचार का सुझाव देते हैं और अपने अपनी आस्था के अनुसार डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो अंत में एक तरह से उनकी सबकी हालत को देख करके डॉक्टर ये कहता है कि ये तो सारे घर के लोग ही बीमार हैं, इन सबका उपचार होना चाहिए। लेखक प्रकारांतर से ये संदेश देता है कि अज्ञान के आधार पर व्यर्थ के सुझाव से किसी का भला नहीं हो सकता। यानी हम ज्ञानी तो नहीं है उस उपचार के बारे में, फिर भी हम उसका समर्थन करते हैं। अज्ञानी होकर के भी उनका व्यर्थ ही समर्थन करते हैं, तो इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा इससे नुकसान होगा। तो हम ऐसा तर्क वितर्क करें ही क्यों। यानी एक उचित डॉक्टर के पास ही जाकर के उचित दवा, यानी बीमार की इच्छा भी होनी चाहिए कि वो किस डॉक्टर की दवा लेना चाहता है, उसके ऊपर इच्छाओं को थोपा नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था इस एकांकी का परिचय। और आज हम इस एकांकी में जो मुख्यतः जो इसकी कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु पे, क्योंकि कथा वस्तु रोचक है और बहुत ही आकर्षक हैं, कौतूहल से पूर्ण है, संगठित कथा वस्तु है, हर प्रसंग अपने यथा स्थान पर आया है। तो देखिए, रोचक और प्रभावपूर्ण पहला बिंदु इसमें बनता है, कथा प्रभावपूर्ण है। इसमें चंद्रकांत जो कांति के पिता है वो एलोपैथिक में दवाइयों में विश्वास करते हैं, और इन चंद्रकांत का एक पुत्र जो होता है वो होम्योपैथिक पर विश्वास करते हैं, और कांति की माता यानी सरस्वती या चंद्रकांत की जो पत्नी है सरस्वती, वो आयुर्वेदिक इलाज पर विश्वास करती है। और इसमें नौकर जो है झाड़ फूंक, ओझा पंडित आदि से मंत्र जाप करवाने में विश्वास करते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक तो उचित दृश्य विधान इसमें किया गया है। हर डॉक्टर, हर चिकित्सक अपने अपने हिसाब से आकर के जो बीमार विनोद है उसके इलाज का सुझाव देते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं। जीवन की यथार्थता से परिपूर्ण ये कथा है। आस्था और अंधविश्वास इसमें उजागर हुए हैं। इसका कथानक गतिशील है, कहीं अवरोध, कहीं रुकावट नहीं है। द्वंद्व व संघर्ष इसमें लगातार चलता है। साथ ही एक व्यंग्य प्रधान एकांकी भी उभरती हैं, क्योंकि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ जो इसमें अपनाई गई है उन सभी पे व्यंग्य है। रोगी को इन सभी से असुविधा और परेशानी होती हैं। विविध आस्थाओं के दृश्य यहाँ दिखाए गए। हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुसार उपचार का सुझाव देता है, और पात्रों के आचरण और वह उनके विश्वास पर तीखा व्यंग्य किया गया है कि आप इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, आप अज्ञानी हैं, फिर भी आप उसका समर्थन करके उस उपचार को करने की थोपते हैं बीमार व्यक्ति के ऊपर, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार के अंधविश्वास पर यहाँ व्यंग्य किया गया है, और समाज में व्याप्त जितनी भी विसंगतियाँ हैं इन चिकित्सा पद्धति के उपचार को लेकर के, उन सभी पर लेखक ने व्यंग्य किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था एकांकी की कथानक पर हमने संक्षिप्त प्रकाश डाला। साथ ही इस एकांकी का जो उद्देश्य उभर करके आता है, और वो उद्देश्य हैं, एक तो अंधविश्वासों पर कटु व्यंग्य करना, समाज में जो अंधविश्वास चल रहे हैं उपचार आदि को लेकर के, किसी बीमारी के इलाज को लेकर के, उन सब पर व्यंग्य किया है। साथ ही विभिन्न जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें जो जो उपाय किए गए हैं उन सब पर व्यंग्य हैं।
और एक सामाजिक विडंबना पर व्यंग्य है कि हर व्यक्ति क्यों किसी बीमार पर अपनी विचारधारा को सौंपता है जिसके बारे में वह जानता तक नहीं। इसी तरह से इस एकांकी में जो मूल समस्याएं उभर करके आती है, एक तो रूढ़िवादी की धारणा। हर व्यक्ति परंपरागत रूढ़ियों से बंधा हुआ है और वो उसी की लीक पर चलता, उसे छोड़ करके वर्तमान में नहीं आता। फिर जो अंधविश्वास की समस्या है, अंधा होकर के व्यक्ति विश्वास कर लेता है और वो किसी बीमार पर फिर उन चीज़ों को सौंपना, ये एक विकट समस्या है। फिर पाश्चात्य अनुकरण की समस्या है कि हम पाश्चात्य चीज़ों का हम अनुकरण करते जाते हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में वो अनुकरणात्मक चीज़ें उचित है या अनुचित, इसके बारे में हम ज्ञान नहीं रखते। फिर है सामाजिक चिंतन की समस्या। लोग चिंतन नहीं करते समाज में कि आज वो अलग तरीके का इलाज इसके ऊपर, इस बीमार पर थोप रहा है। हम सभी व्यक्ति, घर के जो 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, सभी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ किसी बाहर से आए हुए मेहमान की बीमारी के इलाज में हम उपचार की इन चीज़ों को थोपते हैं, तो ये एक तरह से सामाजिक विडंबना है। वहाँ चिंतन करना चाहिए कि उससे विनोद से पूछना चाहिए पात्र से कि तुम्हारा इलाज कहाँ से चला आ रहा था और कौन से डॉक्टर से तुम इलाज लेना उचित समझते हो, उसके ऊपर इन चीज़ों को थोपा नहीं जाना चाहिए। सामाजिक विडंबना है, हमारा समाज इनके ऊपर चिंतन मनन नहीं करता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इस एकांकी का। उद्देश्य, इसकी मूल समस्याएं, इसकी कथा वस्तु पर हमने अभी गंभीरता से इसके ऊपर बात की है। और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम बीमार का इलाज, जो उदयशंकर भट्ट जी के द्वारा रचित ये एकांकी है, इसके इन पात्रों के संक्षिप्त परिचय को पढ़ने के उपरांत हम इस एकांकी को आरंभ करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप इन प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस बीमार का इलाज एकांकी की मुख्य विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।